राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नववर्ष की देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, साल 2024 सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाए। साल के पहले दिन इसरो ने रचा इतिहास। एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च। PSLV C-58 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया सैटेलाइट। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम से किया वन टाइम सेटलमेंट 2023 योजना का शुभारंभ। GST से पहले की दरों की लंबित अदायगी के मामलों का होगा समाधान। प्रदेश के राजस्व में होगी बढ़ोतरी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नववर्ष की शुभकामनाएं देशवासियों को दी हैं। राष्ट्रपति ने शुभकामना संदेश में लिखा है कि सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2024 सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाए। आइए हम समावेशी और सतत विकास में योगदान देने की नई प्रतिबद्धता के साथ नए साल का स्वागत करें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक भारतीय को नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं। नया साल हर किसी के लिए शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। आइए हम भारत की संपूर्ण प्रगति और समृद्धि में योगदान देने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ नववर्ष की शुरुआत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि सभी को शानदार 2024 की शुभकामनाएं। ये वर्ष सभी के लिए समृद्धि, शांति और बेहतर स्वास्थ्य लेकर आए। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नववर्ष 2024 के खुशियों भरे अवसर पर पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। देश भर में लोगों ने 2023 को अलविदा कहते हुए 2024 का जश्न और खुशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु नए साल का स्वागत करते हुए नजर आए। दिल्ली के साईं मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ के साथ नए साल का स्वागत किया। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती और सूर्य भगवान की पूजा की गई। मुंबई के श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में नए साल की पहली आरती की गई। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में नए साल की पहली भस्म आरती हुई और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। नागपुर में भी नए साल के पहले दिन साईं बाबा मंदिर में लोगों ने पूजा अर्चना की। मंदिर में लोगों की लंबी भीड़ देखी जा रही है। लोग साईं बाबा की पूजा अर्चना में भी जुटे हैं। नए साल के पहले दिन ही इसरो ने इतिहास रच दिया है। इसरो ने पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च कर दिया। यह भारत का पहला पोलरीमीटर मिशन है। इसमें PSLV C-58 के साथ एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को भेजा गया। PSLV C-58 ने एक्सपोसैट के साथ 10 अन्य वैज्ञानिक प्लॉट्स का भी प्रक्षेपण किया। ये मिशन काफ़ी खास है क्योंकि इसमें ये एक्सरे डेटा का अहम डेटा जुटाएगा और इससे हमको ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। ब्लैक होल की रहस्यमय दुनिया का अध्ययन करना भी इस मिशन में शामिल है। Available through various routes, it shows excellent orbit, and the deviations from the targeted orbit is hardly just 3 kilometers in circular orbit of 650 kilometer, and inclination is 001 degree, which is one of the very excellent orbital condition. And yet another announcement is the solar panel of the satellite also has been deployed successfully. इसरो अध्यक्ष ने पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट के सफल प्रक्षेपण में सभी लोगों का आभार जताया। By various non-governmental entities, space startups in India, powered through the InSpace coordination process. So congratulations to InSpace for enabling all these payloads on board the PSLV. The POEM payload has its own power generation capability with solar cells, batteries, and its own computers and commanding system. So it's almost a full-fledged spacecraft supporting all of you to conduct experiments at very low cost. इसरो अध्यक्ष ने कहा कि इस साल हम दूसरे कई सैटेलाइट का प्रक्षेपण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्सपोसैट के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज से अगले 5 सालों तक लाभार्थियों को मुफ्त अनाज फिर से मिलेगा। इस योजना के तहत 81 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क दिया जाता है। वहीं अंत्योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। निःशुल्क अनाज उपलब्ध करवाने से देश भर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी का एक समान कार्यान्वयन भी सुनिश्चित हो रहा है और विकल्प आधारित ई प्लेटफॉर्म और मजबूत हो रहा है। केंद्र सरकार ने नवंबर में इसी योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल गुरुग्राम में आबकारी एवं कराधान विभाग के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट 2023 योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। इस योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से 30 मार्च 2024 की अवधि में 7 अलग अलग कर अधिनियमों से संबंधित मामलों में लंबित करों की अदायगी में ब्याज और जुर्माने में छूट के साथ 4 श्रेणियां निर्धारित करते हुए करों की अदायगी की जा सकेगी। ये कर अधिनियम जीएसटी लागू होने से पहले प्रभावी थे। साथ ही मुख्यमंत्री ने हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुरुग्राम के साथ मिलकर एक जीएसटी प्रशिक्षण संस्थान भी खोलने की घोषणा की। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि ये योजना विभाग की 30 जून 2017 तक की अवधि के तहत बकाया टैक्स राशि के निपटान का अवसर प्रदान करेगी। इसके तहत वैल्यू एडिड टैक्स यानी वैट की 7 अलग अलग टैक्स समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। हो गए हैं, पार्टनर्स हो गए हैं। सरकार अपना प्रयत्न करती है टैक्स बढ़ाओ, व्यापारी भी प्रयत्न करता है कि अपने व्यापार को बढ़ाना तो टैक्स बढ़ाने की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। जो ईमानदार व्यापारी होगा वो आगे बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। और जिसका आज भी वो पुराना गुण लगा हुआ है, चोरी करनी है, तो व्यापारी आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी सीमाएं रहेंगी। एक सीमा में दाल रोटी शायद खाता रहेगा, लेकिन जैसे आज बहुत व्यापारी ओवरनाइट, ओवर द मंथ, ओवर द ईयर्स मल्टीपल लेवल पर अपना उनका साइज बन जाता है। क्यों बनता है? वो अपने सिस्टम से काम करते हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वर्तमान सरकार ने व्यापारियों को राहत देने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। इसी कड़ी में आज एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत व्यापारियों को 7 तरह के बकाया करों में ब्याज और जुर्माना माफी की राहत मिलेगी। आज कराधान के मामले में देश का सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा में है। ये नई योजना लागू होने के बाद उम्मीद है कि 31 मार्च तक प्रदेश में कर संग्रह का आंकड़ा 66,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। काउंसिल से हम ट्रिब्यूनल्स को अप्रूव करा पाए और उसके अंदर भी हरियाणा के लिए 2 बेंचेस हिसार और गुरुग्राम की अप्रूव कराई। वहीं 7 अलग अलग कर जो जीएसटी रेजीम से पहले लगा करते थे और उसके अंदर लंबे समय से जो डिस्प्यूट पेंडिंग थे उसको रिजॉल्व कराने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को पूरा मॉड्यूलेट करना और आपके बीच में लाना। मैं तो इन अधिकारियों को सबको बधाई दूंगा कि इनका परिश्रम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापारियों और उद्योग संगठनों की मांग को पूरा करते हुए गुरुग्राम और हिसार में जीएसटी ट्रिब्यूनल की शाखाएं स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल वृंदावन में स्थित वात्सल्य गांव में पहुंचे और साध्वी रितंभरा को उनके 60वें जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संत परंपरा अनंत है और संतों के मार्गदर्शन से हमें व्यवस्थित जीवन जीने और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश युद्ध के दौरान दिया था, जिसमें उन्होंने जीवन कैसे जिया जाए और संपूर्ण जीवन का सार भी बताया। सीएम ने कहा कि वात्सल्य गांव में साध्वी रितंभरा सेवा का अनूठा कार्य कर रही हैं और मानव जाति को जागृत कर रही हैं। यहां हमें आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है। अनंत है और आपके इस मार्गदर्शन के कारण से हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। और इसके बाद सारे देश में जिस प्रकार से उन्होंने गुजरात से लेकर के और कुरुक्षेत्र तक भगवान कृष्ण की लीलाएं, महाभारत का युद्ध, श्रीमद् भागवत गीता का संदेश और एक ऐसा प्रसंग दुनिया में कहीं नहीं मिलता कि युद्ध में जीवन जीने का सार, कि जीवन कैसे जिया जाए, युद्ध भूमि बताया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की पवित्र भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था, जिसके कारण हरियाणा में अब बेटियों की संख्या 871 से बढ़कर 932 हो गई है और हमारा लक्ष्य है कि हम इस आंकड़े को 950 तक लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सभी संतों व आम जनता को वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं दी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह एटीओ ने कहा है कि साल 2023 के दौरान बिजली विभाग ने कई चुनौतियों का सामना किया है और कई नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि 1 मार्च 2023 को पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के PAT प्रोग्राम के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण उपायों के लिए देश भर की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में से सर्वोत्तम प्रदर्शन कर कंपनी के तौर पर सम्मानित किया गया। इस वर्ष 23 जून को 15,293 मेगावाट की अब तक की बिजली की सबसे अधिक मांग पूरी की गई, जो कि वर्ष 2022 के दौरान 29 जून को पूरी की गई अधिक से अधिक 14,311 मेगावाट की बिजली मांग के मुकाबले 7% अधिक थी। उन्होंने कहा कि वर्ष के दौरान राज्य के बाहर से अतिरिक्त बिजली आयात करने के लिए उपलब्ध ट्रांसमिशन क्षमता को 7100 मेगावाट से बढ़ाकर 9000 मेगावाट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2022 से 15 दिसंबर 2023 तक बिजली विभाग में अलग अलग पदों पर कुल 4,446 भर्ती की गई, जिनमें PSPCL में 3,662 और PSTCL में 784 व्यक्तियों की भर्ती की गई। उन्होंने कहा कि इस वर्ष नई दुर्घटना मुआवजा नीति भी लागू की गई, जिसके अंतर्गत कामगारों की भलाई के लिए रोजगार के दौरान घटने वाली दुर्घटना के कारण मौत होने की सूरत में 10 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया राशि के भुगतान और ठेके पर रखे कामगारों के लिए 10 लाख रुपए के ग्रुप बीमे का प्रबंध किया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य के सभी सरकारी, प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूलों में सर्दियों के मौसम के मद्देनजर आज 1 जनवरी से स्कूलों के खुलने का समय सुबह 10 बजे करने का फैसला किया है। चंडीगढ़ में जानकारी देते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि राज्य के सभी स्कूल आज से सवेरे 10 बजे खुलेंगे और बाद दोपहर 3 बजे बंद होंगे। समय तब्दीली संबंधी ये आदेश 14 जनवरी 2024 तक लागू रहेंगे। पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। रविवार का दिन न सिर्फ दिसंबर का बल्कि इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। इससे ठिठुरन भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों पर घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। ये इस सीजन का सबसे कम तापमान है। वहीं न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच केवल 4.2 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा और इसी वजह से ठंड बढ़ी। 31 दिसंबर का 3 सालों में सबसे ज्यादा ठंडा रहा। इससे पहले साल 2020 में 31 दिसंबर को अधिकतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके बाद वर्ष का आखिरी दिन इसका अधिकतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी ठंड का प्रकोप जारी है। नए साल के दिन भी पूरा उत्तर भारत कोहरे के आगोश में है। दिल्ली NCR के इलाकों में आज भी कोहरा दिख रहा है। कोहरे की वजह से इंडियन रेलवेज की कई ट्रेनों की देरी से चलने की खबर है। स्थिति ये है कि उड़ीसा से भुवनेश्वर तक चलने वाली नई दिल्ली आने वाली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेसवे 3 घंटे से भी ज्यादा देरी से चल रही है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।